Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 3, the Vedic civilization. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटर वैदिक पीरियड से. लेटर वैदिक पीरियड को हम आर्यव्रत भी कहते हैं. लेटर वैदिक पीरियड का ये दूसरा नाम है आर्यव्रत. और किस टाइम फ्रेम में चला लेटर वैदिक पीरियड? तो ये चला 1000 बिफोर कॉमन एरा से लेके 600 बिफोर कॉमन एरा तक. बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? बिफोर कॉमन एरा. तो पहली बात तो आपको याद रखना है, लेटर वैदिक पीरियड का दूसरा नाम क्या है? तो वो है आर्यव्रत. किस टाइम फ्रेम में ये पर्टिकुलर पीरियड रहा? तो 1000 BCE टू 600 BCE. सोर्सेज क्या हैं? वो कौन से लिटरेरी सोर्सेज है बेटा जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि भाई लेटर वैदिक पीरियड जैसी कोई चीज़ थी? तो वो सोर्सेज हैं 3 वेद्स. आप इन्हें वेदास भी कह सकते हैं, बाकी बेटा मैं हमेशा वेद कहूँगी, ठीक है? आप चाहें तो इन्हें वेदास भी कह सकते हैं. 3 वेद्स, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. आप इन्हें यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा भी कह सकते हैं, पर एक्चुअल में ये वेद ही हैं बेटा. और ये जो वेद हैं, 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन्हें हम लेटर वेदास या लेटर वेद भी कहते हैं. देखो, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को हम क्या कहते हैं? लेटर वेद. क्यों कहते हैं लेटर वेद बेटा? क्योंकि ये लेटर वैदिक पीरियड में कंपोज हुए. तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे मैम पूछ सकती हैं 1 मार्क में, 2 मार्क में, कि वाई यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इज नोन एज लेटर वेद. तो आप क्या लिखोगे? Because they are composed in later Vedic period, that is why they are known as later Veds. या मैम ऐसे पूछ सकती है, राइट डाउन द नेम ऑफ 3 लेटर वेद्स. तो आप क्या लिखोगे? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. तो स्पेलिंग ठीक से लर्न कर लेना. और बेटा आजकल तो पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज होते जा रहा. हो सकता है मैडम इवन और डाउट इवन ऐसे करके क्वेश्चन पूछ ले. तो अगर इनके सामने ऋग्वेद आ जाए तो ऋग्वेद के ऊपर सर्कल लगा के बोल देना कि भाई ये वैदिक पीरियड में कंपोज हुआ था और बाकी के 3 ऋग्वेदिक पीरियड में. चलो, और इसीलिए इस पीरियड को क्या कहते हैं? लेटर वैदिक पीरियड. इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी हमें मिली हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी रिसर्च सिर्फ किस पे ऊपर बेस्ड थी? लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर बेस्ड थी. इसके अलावा हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिले हैं. आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग भी है हमारी किस लेटर वैदिक पीरियड की. हमें पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी मिली है. बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो ग्रे कलर में पेंट किए गए हैं. एट वेरियस साइट्स, बहुत सारी साइट्स पे हमें पोट्री मिली है, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन हमें वैदिक पीरियड की यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिली, उस इंफॉर्मेशन को हमने और स्ट्रेंथन किया, हमारे नॉलेज को कंप्लीट किया. किसकी हेल्प से? आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की हेल्प से. ठीक है बात? चलें आगे. तो इम्पॉर्टेंट चेंज आ गए थे इस टाइम में. पहला, जो आर्यंस थे अब वो सप्त सिंधु रीजन से आर्यव्रत की तरफ शिफ्ट कर गए थे. मतलब गंगा यमुना वाले रीजन में आ गए थे. पहले ही सप्त सिंधु रीजन में रहते थे. इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, झेलम, रवि, चेनाब, ब्यास, चाघर, इस एरिया में थे. पर अब इस एरिया से शिफ्ट होके ये कहाँ आ रहे थे? आर्यव्रत वाले एरिया में आ गए थे. मतलब गंगा यमुना वाले एरिया में आ गए थे. तो पहला चीज तो ये था, द आर्यन शिफ्टेड देयर बेस. उन्होंने अपने बेस को शिफ्ट कर लिया था सप्त सिंधु से आर्यव्रत की तरफ. मैप याद करो, फर्स्ट पार्ट में हमने जो मैप पढ़ा था उसमें आर्यव्रत अलग से ही पॉइंट आउट किया गया था. सेकेंड था, इन लोगों को अब आयरन का यूज करना आ गया था. बिफोर दे वर मेकिंग एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स विथ कॉपर एंड वुड, बट इन लेटर वैदिक पीरियड दे वर वेल वर्स्ड विद द नॉलेज ऑफ आयरन. दे वर मेकिंग देयर टूल्स विथ आयरन. इनको आयरन का यूज करना आ गया था. अब जो आयरन था उसने आर्यंस को बहुत हेल्प किया. ऐसे टूल्स बना के दिए जो कि ज़्यादा स्ट्रेंथन थे, ज़्यादा मजबूत थे. ऐसे ऐसे टूल्स बन गए जिससे आर्यंस पेड़ों को कट करने लग गए. अब उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें थी जिस पे वो कल्टीवेशन कर सकते थे. ईस्ट की तरफ ज़्यादा मूव कर सकते थे, क्योंकि फॉरेस्ट को कट करते हुए किसकी तरफ मूव करते जा रहे थे? ईस्ट की तरफ मूव करते जा रहे थे. लेटर वैदिक टेक्स्ट को हम इस तरीके से देख सकते हैं बेटा कि ये जो लेटर वैदिक पीरियड था, इसमें पहली बात तो शिफ्ट कर रहे हैं आर्य, जितने भी आर्यंस लोग हैं वो अपना जो सप्त सिंधु वाला बेस है उसको छोड़ के गंगा यमुना वाले रीजन में आ रहे हैं. फिर इनके पास बेटर टूल्स हैं, क्योंकि इन्हें
आयरन मिल गया है, अभी आयरन की हेल्प से बेटर टूल्स बना पा रहे हैं, पेड़ों को कट कर पा रहे हैं। और जो जितने भी लेटर वैदिक टेक्स्ट है ना बेटा, तीनों ही वेद जो हैं, उनमें आयरन को किस नाम से बताया गया है? श्याम आयास। श्याम अयस्क। श्याम क्योंकि देखो आयरन का जो कलर होता है, जो रॉ आयरन होता है, वो किस कलर का होता है? ब्लैकिश कलर का होता है ना। तो श्याम आयास, आयास या अयस्क भी बोल सकते हो। श्याम अयस्क, ब्लैक मेटल की तरह आयरन को उन्होंने बताया है। मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अयस्क। तो श्याम अयस्क की तरह लिखा हुआ है। कहीं पर भी आयरन मेंशन नहीं है बेटा, ब्लैक मेटल मेंशन नहीं है। वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है देखने को? श्याम अयस्क। तो श्याम अयस्क से हमने अंदाजा लगा लिया कि वो किसकी बात कर रहे हैं? आयरन की बात करें। बेटा अगर हम एक फैक्ट की बात करें तो वो ये है कि जितना भी आर्यभट्ट वाला रीजन था उसमें फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट थे बिफोर द एडवेंट ऑफ आर्यन। जब तक आर्यंस आर्यभट्ट वाले रीजन में नहीं गए थे, पूरे रीजन में सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट थे। तो बेटा ये है वो ग्रे पोइट्री जिसके थ्रू भी हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिलता है कि लेटर वैदिक पीरियड कैसा था। लोगों का जो क्राफ्ट के ऊपर पकड़ थी, एक्सपर्टाइज थी, वो कितनी बन चुकी थी। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे बेटा कि बाद वाले स्टेज में जो आर्यंस थे वो और ज़्यादा सेटल्ड हो गए, सेटल्ड लाइफ जीने लगे और उन्होंने स्मॉल किंगडम्स बनाना स्टार्ट कर दी, जिन्हें उन्होंने जनपद्स कहा। जो कुरु ट्राइब थी, जैसे ऋग्वेद में बताया गया है, वो आज के प्रेजेंट डे जो दिल्ली वाला रीजन है उसको ऑक्यूपाई की हुई थी। फिर से ध्यान से सुनो, आर्यंस और ज़्यादा सेटल हो गए, छोटी छोटी किंगडम्स बनाने लग गए। ठीक है, देवर कॉल जनपद, सुने वो क्या कहते थे? जनपद्स। तो बेटा ऋग्वेद में जिस कुरु ट्राइब को मेंशन किया गया है वो कहाँ रहती थी बेटा? आज दिल्ली के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पर, है ना। इट वॉज नेम्ड कुरुक्षेत्र एंड हस्तिनापुर बिकेम इट्स कैपिटल। इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते थे? कुरुक्षेत्र। कुरु ट्राइब का जो रीजन था, जो आज प्रेजेंट डे में जो दिल्ली के आसपास वाला रीजन है वो हुआ करता था, इसे कुरुक्षेत्र कहा जाता था। और कुरुक्षेत्र की कैपिटल होती थी हस्तिनापुर। याद रखना, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुरुक्षेत्र? हस्तिनापुर। और कुरुक्षेत्र का नाम किस पे रखा? कुरु ट्राइब के ऊपर रखा गया था। टू इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज थी महाभारत की, एक थे कौरव्स और दूसरे थे पांडव। बेटा जब कोरोना पीरियड था तो हम सब लोगों ने घर पे बैठ के महाभारत देखी, हमें पता है कौरव कौन थे, पांडव कौन थे, है ना। बोथ डायनेस्टीज, पांडव कौन थे? पांडुपुत्र थे। और कौरव कौन थे? धृतराष्ट्र के बच्चे थे, है ना। बोथ डायनेस्टीज बिलोंग टू कुरु ट्राइब। और ये दोनों ही डायनेस्टी किस ट्राइब को बिलोंग करती थी? तो बेटा कुरु ट्राइब को बिलोंग करती थी। एक बैटल हुआ इन लोगों के बीच में, ऐसा कहा जाता है। वो बैटल कितने दिन चला? 18 डेज तक चला। ऐसा माना जाता है बेटा कि इनके बीच में 18 दिन तक युद्ध चला। किस किस के बीच में? कौरव और पांडव्स के बीच में। अब देखो बहुत सारे दूसरे चेंजेस भी आए लेटर वैदिक एज में, हम चेंजेस को देखेंगे अब। तो बेटा इस टाइम तक आते आते जो राजा था वो बहुत ही पावरफुल होता गया। ठीक है, अब इसका कंट्रोल सिर्फ सभा समिति तक लिमिटेड नहीं था, उसके आगे बढ़ गया। किनशिप हेरिडेटरी हो गई, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसे रूल बन गए। ठीक है, और ये जो लड़ाई थी महाभारत की वो इसी वजह से तो थी, हेरिडेटरी राइट्स की वजह से ही थी। पांडव के जो पुत्र थे, पांडुपुत्र जो थे, पांडुपुत्र थे पांडव्स, उनका मानना ये था कि भाई मुझे राजपाट दिया जाए, मैं पांडव पुत्र हूँ, पांडव राजा थे तो राजा के बाद मुझे राज्य मिलना चाहिए। पर जो कौरव थे, मतलब धृतराष्ट्र थे और जो दुर्योधन थे, वो इस बात के लिए अग्री नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि ऐसा नहीं होगा भाई, अब हम ही रूलर हैं और हम ही रूलर रहेंगे। तो बेटा ये जो किनशिप थी ये धीरे से कैसी बन गई? हेरिडेटरी बन गई। जो राजा का सबसे बड़ा बेटा होता था वही राजा बन जाता था। और इस टाइम तक राजा बड़े बड़े टाइटल्स अपने नाम के आगे लगाने लग गए थे, जैसे महाराजा धीराज, सम्राट, आप लोगों ने सुना होगा ना, सम्राट अशोक, ऐसे टाइटल्स ये लोग अपने नाम के आगे लगाने लगे थे, सम्राट, महाराजा धीराज। अब बेटा जैसे जैसे इनका एरिया एक्सपांड करता जा रहा था, इनकी टेरिटरीज बढ़ती जा रही थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी बढ़ता जा रहा था। जो राजा थे उसे बहुत सारे लोग अब असिस्ट करते थे। अब राजा के अकेले के बस की बात नहीं थी कि वो इतने बड़े साम्राज्य को अकेले चला ले, तो उसको हेल्प करने के लिए होते थे पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी। सम्राट या महाराजाधिराज या यहाँ पर जो किंग होता था उसके
को असिस्ट कर मतलब वो किससे सजेशंस ले सकता था? राजपुरोहित से। राजपुरोहित कौन होते थे? एडवाइज़र, जो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। ठीक हुई बात। तो अगर यहाँ कंफ्यूज मैंने किया हो तो सुनो, यहाँ पर किंग है, किंग ने कौन से टाइटल ले रखे हैं? सम्राट या महाराजा धीराज। तो किंग किससे असिस्टेंस ले सकता है? किंग को असिस्ट करने के लिए कौन लोग है? राजपुरोहित है। राजपुरोहित कौन है? एडवाइज़र हो सकता है, रिचुअल परफॉर्म करता था ये। सेनानी कमांडर होता था, ये भी राजा को हेल्प करता था। फिर समितिज हुआ करती थी, सभा हुआ करती थी। तो अब सभा और समिति से आगे बढ़ चुकी थी चीज़ें। सभा क्या होती थी, समितिज क्या होती थी, ये हम पहले ही पढ़ चुके थे, है ना। अब बेटा ये जो सभा और समिति थी, इनका कंट्रोल उतना नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। देखो ये जो लाइन है ये कंप्लीट है और डॉटेड लाइन आपको शो कर रही है कि अब ये लेस पावरफुल हो चुकी। पहले जैसे समिति और सभा मिलके राजा के साथ बैठ के बातों को डिस्कस कर लेती थी ना, तो बहुत ज़्यादा राजा की चलती थी। समिति के मेंबर, सभा के मेंबर जो बोलते थे वो हो जाता था। पर लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं था। राजपुरोहित की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, सेनानी की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, नए ऑफिशियल्स ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, तो जो समिति और सभा है धीरे धीरे करके उनकी इम्पोर्टेंस कहती हो गई कम। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, असेंबलीज लॉस देयर इम्पोर्टेंस। असेंबलीज की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई है। जो डिवाइडेड लाइन्स है ये दिखाती है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द किंग। अब सभा और समिति का कोई कंट्रोल राजा के ऊपर रहा ही नहीं। अब राजा असिस्टेंस किससे ले रहा है? राजपुरोहित से, सेनानी से। ये लोग राजा को गाइड कर रहे हैं, न्यू ऑफिशियल्स राजा को गाइड कर रहे हैं। बेटा जो राजपुरोहित हुआ करता था वो एलाबोरेट रिचुअल्स परफॉर्म करता था, राजा को एडवाइस देता था। सेनानी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉर ऑल्सो इंक्रीज, जैसे जैसे इनका एरिया ये लोग बढ़ाने का सोचते थे, तो एरिया बिना वॉर किए तो बढ़ाया नहीं जा सकता, तो वॉर ज़्यादा होने लग गए, तो भैया सेनानी की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई। राजस्वी एंड अश्वमेघ यजनाज, ठीक है, जो राजा थे वो परफॉर्म करते थे राजस्वी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ टू डिस्प्ले देयर पावर। अपनी पावर को दिखाने के लिए राजस्वी यज्ञ कराए जाते थे, अश्वमेघ यज्ञ कराए जाते थे। राजस्वी सेक्रीफाइस वॉज डन टू बेस्टो सुप्रीम पावर ऑफ द किंग। राजस्वी यज्ञ ये दिखाता था कि ये जो राजा है सबसे सुप्रीम है। अश्वमेघ यज्ञ इसलिए किया जाता था कि दूसरी टेरिटरी की अथॉरिटी को एजर्ट किया जाए। एक राजा है, सपोज करो ये एक्स ये अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है, ये अपने हॉर्स को छोड़ देगा। अब हॉर्स जिस जिस टेरिटरी को पार कर लेगा वो टेरिटरी किसके कंट्रोल में आ जाएगी? राजा के कंट्रोल में आती जाएगी। और अगर हो सकता है आगे जाके ए इस घोड़े को, इस हॉर्स को रोक दे, तो एक्स और ए के बीच में लड़ाई होगी, जो जीता उसका पूरा राजपाट हो जाएगा। ए जीता तो ये पूरा एरिया ए का हो जाएगा, एक्स जीता तो पूरा एरिया एक्स का हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो राजस्वी यज्ञ होते थे, अश्वमेघ यज्ञ होते थे। राजस्वी यज्ञ राजा को ये दिखाता था कि अभी राजा सुप्रीम है। अश्वमेघ यज्ञ दूसरे की टेरिटरी को एजर्ट करने के लिए होते थे। इन अश्वमेघ में क्या होता था, एक हॉर्स को रिलीज कर दिया जाता था टू वंडर फॉर अ ईयर, एक साल घूमता रहे, और आर्मी उस हॉर्स को फॉलो करती रहती थी। अब एक साल वो घोड़ा घूमेगा, कहाँ घूमेगा, उसे चोट नहीं लग जाए, वो मर ना जाए, इसलिए हमेशा आर्मी उसके पीछे होती थी। द किंग स्टेक्ड हिज क्लेम ओवर ऑल द टेरिटरीज ओवर विच द हॉर्स वंडर्ड। जितनी एरिया में वो घोड़ा दौड़ता रहता था वो पूरा के पूरा एरिया उस राजा का होता था जिसने अश्वमेघ यज्ञ को परफॉर्म किया। लेटर द हॉर्स वॉज सेक्रीफाइस्ड, और बेटा जब ये पूरा राजपाट वो जीत लेता था उसके बाद वो घोड़ा जिसने इतनी सारी टेरिटरी उस राजा को दिखाई, बेचारे उसी की बलि दे दी जाती थी, उसे सेक्रीफाइस कर दिया जाता था। इफ द हॉर्स वॉज कैप्चर्ड बाय अनदर किंग, अगर उस घोड़े को कोई दूसरा राजा बीच में रोक दे तो भैया वॉर होना निश्चित था। फॉर द टेरिटरी बिटवीन द टू किंग्स, सब राजा दोनों लड़के देख लेंगे कौन ज़्यादा महान है, उसको वो टेरिटरीज मिल जाएंगी। नेक्स्ट वर्ण सिस्टम। तो बेटा लेटर वैदिक पीरियड में 4 वर्ण थे जो डिटरमिन होते थे बाय बर्थ, इनमें चेंज होना पॉसिबल नहीं था। जिस भी वर्ण में आपका जन्म हुआ अब आप उसकी ऑक्यूपेशन को फॉलो कर सकते हो जो आपका वर्ण कहता है। चेंज ऑफ कास्ट बिकम डिफिकल्ट दो नॉट पॉसिबल, अब आप आपकी कास्ट को चेंज नहीं कर सकते, जिस घर में जन्मे हो उसी को फॉलो करना पड़ेगा। औरतों की पोजीशन धीरे धीरे करके डिक्लाइन होती गई। बेटा ऋग्वेदिक पीरियड में हम लोगों ने देखा था कि विमेन इक्वल राइट्स को एंजॉय करती थी, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है।
दे वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन पब्लिक मैटर। अब उन्हें पब्लिक मैटर्स में पार्ट नहीं लेने दिया जाता था, उन्हें वेद पढ़ने नहीं दिए जाते थे, उन्हें समिति की मीटिंग में नहीं बुलाया जाता था। तो अब तो मतलब औरतों की कंडीशन दिन पे दिन डिटोरिएट होती जा रही थी। जो वैश्य क्लास थी उसके बहुत सारे राइट्स को अब डिनाई कर दिया गया था कि भाई अब आप ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। तो मतलब थोड़ा डिटोरिएशन वैश्य कम्युनिटी में भी आया। जैसे औरतों की कंडीशन धीरे धीरे करके डिटोरिएट होती गई, डिक्लाइन होती गई, वैसे ही जो वैश्य कम्युनिटी थी उसको भी बहुत सारे राइट्स नहीं दिए गए, उनकी कंडीशन भी डिटोरिएट होती गई। शूद्र वर ट्रीटेड एज मियर सर्वर्स ऑफ द अपर वर्ण। और शूद्र का सिर्फ एक ही काम रह गया, अपर वर्ण को सर्व करना, मीनियल जॉब्स करना। अपर वर्ण जो कहे वो शूद्र करने को रेडी होते थे। अब हम देखेंगे सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, फैमिली सिस्टम कैसा होता था। इस टाइम में भी जॉइंट फैमिली कंटिन्यू रही। ठीक है, इस टाइम में भी जॉइंट फैमिली ही कंटिन्यू रही, मतलब परिवार मिलके साथ रहता था। जब बेटा होता था तो उसे ग्रेटली वेलकम किया जाता था, मतलब बेटे के जन्म को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता था। वीमेन लॉस द पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट। अर्ली वैदिक पीरियड में जो रेस्पेक्ट था, जो पोजीशन थी औरतों की, अब वो खत्म हो गई थी। अब उन्हें रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। इवन गर्ल चाइल्ड के बर्थ को भी बहुत ही हेटफुल तरीके से देखा जाता था कि यार लड़की हो गई, ओ राम क्या होगा। गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, अगर हम इंडिया में एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन इन इंडिया ओरिजिनेटेड विद गुरुकुल, तो वो गुरुकुल से ओरिजिनेट हुई है। इस सिस्टम में जो लड़का होता था वो अपने गुरु मतलब टीचर के पास ही रहता था गुरुकुल में। कब तक? 25 साल तक। जैसे आज आप लोग स्कूल जाते हो वापस आ जाते हो, ऐसा नहीं होता था। आपको अपने टीचर के साथ 25 साल तक रहना पड़ता था गुरुकुल में। गुरुकुल मतलब जहाँ पर गुरु रह रहा हो। गुरुकुल वर जनरली सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक और डीप इन फॉरेस्ट। देखो बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए गुरुकुल को या तो रिवर बैंक पे सिचुएट किया जाता था, मतलब बनाया जाता था, या तो डीप फॉरेस्ट में बनाया जाता था, सो दैट स्टूडेंट्स कैन हैव रियल नॉलेज। बॉयज़ यहाँ पर रह के बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, वेद, लॉजिक, मैथ्स, ग्रामर, मेडिसिन। ओरल एजुकेशन दिया जाता था, रिटन टेस्ट वगैरह जैसा कुछ भी नहीं होता था, नो फिक्स शेड्यूल होता था, नो टाइम टेबल होता था। पर ये था कि एजुकेशन के अलावा भी जीवन में जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती थी वो सारी चीज़ें आपको गुरुकुल में सिखा दी जाती थी। जैसे ही आपका एजुकेशन कंप्लीट होता था, गुरु को गुरु दक्षिणा दे दी जाती थी। कौन देता था? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हैव टू ऑफर गुरु दक्षिणा टू गॉड और फी अकॉर्डिंग टू देयर मीन्स। जैसा जिसका सामर्थ्य होगा, मतलब जैसे जो उसकी कैपेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा ऑफर करेगा। ये वॉलेंट्री हुआ करता था, देना है तो दो, ना देना है ना दो। स्टेजेस ऑफ लाइफ, पूरे लाइफ स्पेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था। पूरे लाइफ स्पेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था, और हर स्पेन को 25 ईयर्स दिए गए थे। मतलब ऐसा मानते थे ये लोग कि 100 साल तो एक व्यक्ति जिएगा ही जिएगा। तो जो आर्यंस थे बेटा, उन्होंने डिवाइड किया था लाइफ स्पेन को 4 स्टेजेस में। इन्हें आश्रम्स कहा जाता था। इन 4 स्टेजेस को क्या कहा जाता था? आश्रम। ईच स्टेज वॉज डिवाइडेड इंटू 25 ईयर्स। हर स्टेज कितने की होती थी? 25 ईयर्स की। अब हम लोग देखेंगे बेटा ब्रह्मचर्य आश्रम को। स्टूडेंट लाइफ, ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब स्टूडेंट लाइफ, इसमें गुरुकुल एजुकेशन होगी। स्टूडेंट लाइफ बिलोंग टू द ब्रह्मचर्य आश्रम। स्टूडेंट लाइफ किस में आएगी? ब्रह्मचर्य आश्रम में आएगी। फिर आएगा गृहस्थ आश्रम, ये पर्टिकुलर टाइम किसको दे दिया गया था? फैमिली लाइफ के लिए। फिर आएगा वानप्रस्थ, रिटायर्ड लाइफ फॉर मेडिटेशन, इस टाइम में आप जाओ मेडिटेशन लगाओ। और संन्यास आश्रम, आप प्रेयर करो, अ लाइफ ऑफ रिनंसिएशन, और भगवान से प्रार्थना करो कि भाई वो आपको जल्दी से जल्दी इस जीवन से मुक्त कर दे। तो कौन कौन से हैं बेटा वो 4 आश्रम? याद रखना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। अब हम देखेंगे बेटा हिस्ट्री इन रियल लाइफ। हमें पता है कि अर्थमेटिक बिना ज़ीरो के पॉसिबल नहीं है। जो ज़ीरो का आइडिया है ये वैदिक पीपल ने ही दिया है। वैदिक पीपल को पता था ज़ीरो का यूज़। इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, ये डॉट से ज़ीरो को रिप्रेजेंट करते थे। लेटर अ स्मॉल सर्कल वॉज यूज टू इट, पहले ये डॉट था ज़ीरो, बाद में इसके लिए स्मॉल सर्कल यूज़ किया जाने लगा। सेवरल सेंचुरीज एगो, बहुत 100 सालों पहले ये इंडिया में स्प्रेड हुआ। इंडिया से
इंडिया में तो था ही, इंडिया से स्प्रेड होके ये पूरे दुनिया में चला गया और इसी की वजह से अर्थमेटिक का डेवलपमेंट हुआ। अर्थमेटिक बिना ज़ीरो के पॉसिबल नहीं है और ज़ीरो का ज्ञान हमारे वैदिक पीरियड के लोगों को था। ठीक है, वो ज़ीरो को डॉट की तरह लिखते थे, बाद में ये एक छोटा सा सर्कल बनने लग गया, इंडिया से ये पूरी दुनिया में फैल गया और अर्थमेटिक का डेवलपमेंट हुआ। लिटरेचर की बात अगर हम करें तो वेद्स आर एमंग द ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट। ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट में वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये कंपोज हुए इसी पीरियड में। इसके बाद में उपनिषद कंपोज हुए लगभग 600 BC के अराउंड उपनिषद कंपोज होने लगे। आर्कियोलॉजी के ऊपर काम हुआ, पोएट्री, ग्रामर इनके ऊपर काम हुआ इसी पर्टिकुलर पीरियड में। 2 ग्रेट एपिक्स भी लिखे गए इसी पीरियड में, महाभारत और रामायण। ठीक है, अगर मैं रामायण की बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि इन्हें लिखा सेज वाल्मीकि ने। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी है। और एक इसकी स्टोरी बताती है बेटा, वॉर बिटवीन राम एंड रावण, रावण और राम के बीच में जो युद्ध हुआ उसकी स्टोरी बताई गई है किसमें? रामायण में। उसके बाद है बेटा महाभारत। ऐसा कहा जाता है इसे लिखने वाले थे वेद व्यास। रामायण लिखी वाल्मीकि ने, महाभारत लिखी वेद व्यास ने। ये लॉन्गेस्ट एपिक है। ठीक है, एपिक का मतलब होता है पौराणिक कथाएं। एपिक का मतलब क्या होता है? पौराणिक कथाएं। जो महाभारत है ये हमें बताती है बैटल, किस किस के बीच के बैटल को बताती है? पांडव्स एंड कौरव्स। कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ उसे लिखा गया महाभारत में। रामायण में किस युद्ध को लिखा गया? जो राम और रावण के बीच में हुआ। फिर हम बात करेंगे उपनिषद्स की। तो जो उपनिषद्स थे बच्चा, वो कलेक्शन थे टेक्स्ट के ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसफिकल नेचर, ये धार्मिक और दार्शनिक। फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। तो ये जो उपनिषद थे इनके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट को कलेक्ट किया गया था जो रिलीजियस और फिलोसफिकल नेचर के थे। इन्हें भी कहाँ लिखा गया? इंडिया में ही लिखा गया। फिर आए पुराण्स। पुराण्स का लिटरली मीनिंग होता है, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं पुराण। पुराण का मतलब ही होता है एंशिएंट और ओल्ड। 18 महापुराण्स हैं जिन्हें ग्रेट पुराण्स के नाम से जाना जाता है। 18 उप पुराण हैं जिन्हें माइनर पुराण कहा जाता है। तो कितने मेजर पुराण हैं? महापुराण है 18, माइनर या उप पुराण है 18। द पुराण या पुराण आर कंपोज प्राइमरली इन संस्कृत। और जितने भी पुराण लिखे गए वो किस में लिखे गए? संस्कृत में। आपको पढ़ना है तो आप पुराणास भी इसको पढ़ सकते हो, पर वो एक्चुअल में पुराण है। ठीक है, अपनी दादी से पूछ सकते हो, दादाजी से पूछ सकते हो, इवन मम्मी पापा भी बता देंगे। अब बेटा हम बात करेंगे धर्म की। लेटर वैदिक पीरियड में जो मोड था वर्शिप का वो चेंज हो गया। यज्ञ सेक्रीफाइसेस बहुत एलोबरेट होने लगे और बहुत कॉस्टली हो गए। मतलब गरीबों की तो बस की बात नहीं थी यज्ञ को करना, परफॉर्म करना, यज्ञ करना। सिर्फ ब्राह्मण्स थे, उन्हें ही राइट दिए गए थे कि वो यज्ञ को सेक्रीफाइसेस को कंडक्ट कर पाएंगे। इसीलिए ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस दिन पे दिन बढ़ती गई। जो राजा थे वो लार्ज कम्युनिटी को साथ में बिठा के सेक्रीफाइसेस करते थे। द किंग्स स्टार्टेड परफॉर्मिंग लार्ज कम्युनिटी सेक्रीफाइसेस। बहुत सारे साथ में लोगों को बिठा के वो क्या करते थे? सेक्रीफाइसेस करते थे, जिसमें पूरी की पूरी कम्युनिटी पार्ट लेती थी। इसी पर्टिकुलर पीरियड में जो ऋग्वैदिक गॉड थे उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई। ट्रिनिटी गॉड्स ब्रह्मा, विष्णु, शिव रिप्लेस द गॉड ऑफ नेचर। जैसे पहले ये लोग इंद्र की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, अब बाद में इनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई। लेटर वैदिक पीरियड में इनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, ट्रिनिटी ने इन्हें रिप्लेस किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। कुछ फीमेल डाइटीज़ भी थीं, मतलब देवियाँ भी थीं जिन्हें भी वर्शिप किया जाता है, जैसे उषा गॉडेस ऑफ डाउन, पृथ्वी गॉडेस ऑफ अर्थ। रिचुअल्स जो थे वो लाइफ के हर स्पैन में आते थे। जैसे बच्चा जो मतलब बेबी बर्थ हुआ तो रिचुअल्स होंगे, थोड़ा बड़ा होगा तो रिचुअल होंगे, उसकी शादी होगी तो रिचुअल होंगे, किसी की डेथ होगी तो रिचुअल होंगे। रिचुअल्स रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वर परफॉर्म्ड। ठीक है, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई रिचुअल होता था, उसे परफॉर्म करना पड़ता था। जो प्रीस्ट होता था
who officiated at these sacrifices were regarded and given dakshinas or gift. और वो पंडित जी जो हमारे घर में आके कोई भी पूजा करवाते थे, कोई भी यज्ञ करवाते थे, बच्चे का नामकरण संस्कार हो या क्या बोलते हैं जनेऊ संस्कार हो, शादी करवाने का काम हो, तो पंडित जी को क्या मिलती थी? दक्षिणा और गिफ्ट। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन कैसा था। तो एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन रहा लेटर वैदिक पीरियड में भी। बार्ले, व्हीट, राइस, वेजिटेबल, कॉटन, ऑयल सीड, ये मेन क्रॉप थी। मेन क्रॉप क्या थी लेटर वैदिक पीरियड की? बार्ले, व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स, कॉटन। आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा, तो आयरन प्लो बनने लगे, ठीक है। और आयरन प्लो की वजह से लोहा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, तो बेटा क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा आयरन प्लो की हेल्प से। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कल्टीवेशन के अंदर लाया गया, बहुत सारे पेड़ों को आयरन के एक्स से कट करके, है ना, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे, जितनी उनकी नीड थी उससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, इसीलिए राजा रेगुलर टैक्सेस की उनसे डिमांड करने लगा। राजों के पास भी अच्छा खासा पैसा आने लगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। द टैक्स वॉज कॉल्ड भाग। टैक्स को क्या बोला जाता था? भाग या शेयर। राजा कहता था तुमने मेरी किंगडम में इतना प्रोड्यूस किया, तो इसका कुछ भाग तुम्हें मुझे भी देना पड़ेगा, कुछ शेयर मुझे भी देना पड़ेगा। क्राफ्ट जैसे कि पोएट्री, कारपेंट्री, पोट्री, कारपेंट्री, पोएट्री नहीं पोट्री, सॉरी पोट्री, कारपेंट्री, बढ़ाई का काम, ज्वेलरी, डिज़ाइनिंग, वीविंग, ये बहुत पॉपुलर क्राफ्ट थे उस टाइम के। गिल्ड बनने लगे इसी पीरियड में। गिल्ड क्या होता था? जैसे 3-4 पोटर मिलके अपना एक ग्रुप बना लें, 3-4 वीवर मिलके अपना एक ग्रुप बना लें, उसे क्या कहा जाता था? गिल्ड। गिल्ड वर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड मर्चेंट्स। मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन आपस में मिलके क्या बना लेते थे? गिल्ड बना लेते थे। ये जो गिल्ड होती थी ये प्राइसेस को फिक्स करती थी। अब जैसे 4 वीवर हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वो चारों मिलके प्राइस फिक्स करते थे, जिससे कि प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो, उनका कोई अनफेयर एडवांटेज ना उठाए। भाई एक चीज़ है, हम चारों इस चीज़ को 100 रुपये में बेचेंगे तो वो 100 रुपये में ही बिकेगी। प्रोफेशंस हेरिडेटरी हो गए थे बेटा इस टाइम तक, मतलब जो आपके पापा का प्रोफेशन है वही आपका प्रोफेशन होगा। जैसे जैसे कल्टीवेशन बढ़ता गया, बार्टर सिस्टम लोग छोड़ दिए। इंस्टीड गोल्ड सिल्वर कॉइन्स कम इनटू सर्कुलेशन। और बार्टर सिस्टम के अलावा देखो बार्टर सिस्टम तो ऐसा है बेटा कि टिल डेट आज तक विलेजेस में कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में हो रहा है, पर अप टू सम एक्सटेंट बार्टर सिस्टम को लोगों ने छोड़ दिया, गोल्ड सिल्वर के कॉइन में डील करने लग गए। जो अर्लीस्ट कॉइन थे उन्हें हम पंचमार्क्ड कॉइन कहते हैं। और इन्हें पंच मार्क्ड कॉइन क्यों कहते थे बेटा? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि जो सिंबल्स होते थे उन्हें पंच कर दिया जाता था ऑन द पीस ऑफ सिल्वर। सिंबल एनिमल का हो सकता था, हील्स हो सकती थी, ट्री, ह्यूमंस, किसी को भी मार्क कर दिया जाता था उस पीस ऑफ सिल्वर पे, इसीलिए उसे क्या कहा जाता था? पंच मार्क कॉइन। पंच कर देना, समझ में आ गया ना? दीज वर इशूड ईदर बाय द किंग और द गिल्ड। अब पंच मार्क कॉइन कौन इशू करते थे? या तो राजा या गिल्ड। दीज कॉइन्स डिड नॉट हैव एनी राइटिंग ऑन दैम। इन कॉइन के ऊपर कोई राइटिंग नहीं होती थी। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हैड इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एक बड़े तेजी से यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स बढ़ गया, है ना। लोगों को अब समझ में आने लगा कि वो सी से नेविगेट करके भी यहाँ वहाँ जा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ये हैं भाई हमारे पंच मार्क्ड कॉइन्स। कहाँ है पंच मार्क्ड कॉइन्स? ये हमारे पंच मार्क्ड कॉइन्स। Students, I'll make separate video for quick revision, okay? So I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.